आदरणीय मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो भी मीडिया हो, सब साथीगण, चूंकि आज एक ऐसी बात पर चर्चा हम लोग करेंगे कि इन दिनों देश में घूम घूम कर कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी तेलंगाना मॉडल जातीय जनगणना की चर्चा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार तेलंगाना की सरकार ने जातीय जनगणना कराया है, उसी प्रकार जनगणना हो, सच्चाई विस्तार से आंकड़ों के अनुसार रखा जाएगा कि या तो राहुल जी ने तेलंगाना की जनगणना की पूरी जानकारी नहीं है, या जो प्रक्रिया वहां अपनाए गए हैं उस प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, और इसलिए बिहार आने के बाद बिहार के जातीय सर्वे को गलत ही बताने का काम किया था। कई तरह की बात है जिसमें किस प्रकार वहां सर्वे जाति आधारित जनगणना कराया गया, और सारे स्थानों पर हम लोगों ने खोजने का काम किया, आंकड़ा कहीं नहीं मिला। अब क्या सर्वे कराया? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि नमूना है वहां का, कोई प्रदेश या देश जाति आधारित जनगणना कराए और जातियों का जनसंख्या की घोषणा न करे तो यह कैसा जनगणना हुआ? बिहार में तो हर जातियों की घोषणा की गई, किन जातियों का कितना संख्या है, साथ ही उसकी सामाजिक हालात क्या हैं, उनके आर्थिक हालात क्या हैं और उनके शैक्षणिक हालात क्या हैं, रोजगार का क्या हालात है। ये सारे चीजों को की गणना बिहार में की गई, लेकिन हम लोगों ने काफी 1 महीने से जानने और खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी तेलंगाना के जनगणना की प्रशंसा किया, तब से खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रकाशित कहां हुआ है तेलंगाना के जनगणना का। ऐसे उलट फिर कुछ बिंदु मिले हैं जिस पर देश के बुद्धिजीवी और देश के लोग कभी विश्वास नहीं कर सकता है। यह है तेलंगाना का जो जातीय जनगणना हुआ है। हम तो संक्षेप में बताने का काम किया, इसके बाद आगे हमारे मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी राजीव रंजन जी विस्तार से चर्चा करेंगे। हम राजीव जी से आग्रह करेंगे
कि इस पर चर्चा करें। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीलेश कुमार जी, प्रदेश के प्रवक्ता और हमारे सीनियर कलीग डॉक्टर प्रोफेसर निहोरा यादव जी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के सभी साथियों, देखिए, निसंदेह जातिगत जनगणना की मांग केंद्र सरकार ने बिहार के जातीय सर्वे की अभूतपूर्व सफलता के बाद करने का निर्णय लिया। बिहार ने देश को पिछले 25 वर्षों में अनेक बार इस मॉडल को अपनाने के अवसर दिए और निसंदेह बिहार में जब सफलतापूर्वक ये पूरा हुआ तो अब जब भी देश में जनगणना होगी तो जातिगत जनगणना के साथ होगी। अब कांग्रेस किसी न किसी बहाने जो सदियों की गैर बराबरी है उसके बड़े पैरोकार उस गैर बराबरी के खिलाफ मसाल वाहक बनने की बार बार एक नाकाम कोशिश कांग्रेस करती है और चूंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं तो दरभंगा भी आने के पीछे मकसद वही था। लेकिन सबसे पहले मैं केवल दरभंगा पर एक जानकारी केवल आपको देना चाहूंगा। जब छात्रावास पढ़ने की जगह है, वहां लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के बाद वहां रहते हैं, फिर वहां सियासत करने की कोई जगह तो थी नहीं। आपको टाउन हॉल में सभा करने के लिए, संवाद करने के लिए अनुमति जिला प्रशासन ने दी, लेकिन आपने कानून तोड़ा और आप केवल अनावश्यक सियासत करने के लिए, सियासत की रोटियां सेकने के लिए आप छात्रावास में चले गए। तो देखिए, ये अब जो जिला प्रशासन ने निर्णय लिया उसकी भी आलोचना कांग्रेस कर रही है, लेकिन कानून का शासन है। एक राजनेता को यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि सामान्य व्यक्ति को किसी दंड के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो राजनेता हैं उन्हें ऐसा करने की आजादी मिल जाए। तो राहुल जी हो या एक आम आदमी, दोनों के अधिकार बराबर हैं और गलती अगर हुई है तो निसंदेह प्रशासन कार्रवाई करेगी। अब तेलंगाना मॉडल पर निहोरा जी ने काफी आपको जानकारी दी है, लेकिन इतनी बात तय है कि जो विसंगतियां हैं जब वो देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये देश को जो अपनी गलतियां उनकी रही हैं उसकी ओर से ध्यान बांटने के लिए तेलंगाना मॉडल का रास्ता इन्होंने तय किया। जिस पार्टी को इस देश में 6 दशक सत्ता में रहने का अवसर मिला हो, अनेक सरकारें उनकी केंद्र में बनी, 1951 से लेकर 2011 तक अनेक ऐसे अवसर थे जब वो जातिगत जनगणना के साथ करा सकते थे, लेकिन जब 2011 में ये अवसर भी मिला तो उन्होंने नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की मंजूरी नहीं लेकर एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसके अंतर्गत एसीसीसी कराया, एक सर्वेक्षण कराया। लेकिन वो सर्वेक्षण भी उसके आंकड़े वो सार्वजनिक नहीं कर पाए, इसलिए कि कांग्रेस के एक बड़े वर्ग में जातिगत जनगणना, आरक्षण, इन सवालों पर गहरी नाराजगी रही है। और आप सबको याद होगा कि 1990 लोकसभा में राजीव गांधी जी का भाषण, मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ उन्होंने जमकर जहर उगला और वो उनके संसदीय जीवन का सबसे लंबा भाषण था। अनेक अवसर थे जब वो समाज की गैर बराबरी को खत्म करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जब ये कर्नाटक का सर्वे हुआ, वो आंकड़े भी ठंडे बस्ते में गए, लेकिन जिस मॉडल को लेकर वो सब जगह घूम घूम करके कहते हैं कि उनको अवसर मिला, तो तेलंगाना की तरह वो
देश में जातिगत जनगणना करा लेंगे। तो मजेदार है कि एक ऐसा सर्वेक्षण जो बिहार में 2 चरणों में हुआ, जो मानक है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का, उसके अनुरूप बिहार में 2 चरणों में ये सर्वे पूरा हुआ, जबकि उन्होंने एक ही चरण में उसको पूरा कर लिया। उनके कर्मियों की संख्या जो थी उसमें बिहार में उससे 2.5 गुना ज्यादा कर्मी लगाए गए और उन्होंने 54 बिंदुओं पर जो सर्वे कराया, उसके बाद भी नतीजे ये हैं कि अति पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण वो नहीं कर पाए। वो सवर्णों की जनसंख्या को लेकर ऐसा भ्रम उन्होंने पैदा किया कि 2014 के जो आंकड़े हैं, 2025 में उसमें सवर्णों की संख्या बढ़ गई और पिछड़ों की संख्या में 21 लाख की गिरावट आ गई। अब ये हैरत अंगेज है कि नहीं है? पूरे देश में जनसंख्या हर जगह बढ़ती है, वहां पिछड़ों की संख्या घट गई और आमतौर पर यह ट्रेंड है कि सवर्णों की जनसंख्या कम होती है, वहां सवर्णों की जनसंख्या घट गई। जब नेशनल हेल्थ सर्वे ने 50 से 52% पिछड़ों की आबादी का उल्लेख किया, तो वही आबादी तेलंगाना के सर्वे में 46% के करीब पिछड़ों की आ गई। और जिन अति पिछड़ी जातियों को लेकर के वो इतनी सारी बातें करते हैं, वो उन आंकड़ों में समाहित ही नहीं है। मुसलमानों की जनगणना, तो मुसलमानों में उन्होंने वर्गीकरण किया ही नहीं। बिहार में तो उन्हें अति पिछड़ी जातियां और सवर्णों में उन्हें विभाजित किया गया और उसका प्रामाणिक आंकड़े आए। तो इस पर ज्यादा तथ्यात्मक तरीके से फिर नीरज जी भी बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन इतनी बात तय है कि देश को गुमराह करने वालों के चेहरे से जनता परिचित है और हिंदुस्तान की आजादी के बाद ठीक 4 वर्षों के बाद 1951 में पंडित नेहरू के कार्यकाल से लेकर नेहरू गांधी परिवार के 3 व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। चौथी पीढ़ी से राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वशक्तिमान नेता हुए, लेकिन कांग्रेस ने वो काम नहीं किया जिसको नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में बिहार में करके दिखाया। इसीलिए बिहार का जो ये मॉडल है, ये अद्भुत है, अनोखा है। अब मैं आग्रह करूंगा नीरज कुमार जी को कि वो संबोधित करेंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राजीव रंजन जी, हम लोग के बड़े भाई और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी एवं सम्मानित साथियों, अभी विस्तार से विभिन्न बिंदुओं की चर्चा हमारे पूर्व के राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रवक्ता ने किया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और तेलंगाना के जाति जनगणना को सही मानते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि दिखाइए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। हमारा तो ये रिपोर्ट है, इसको हमने सार्वजनिक किया है, ये मेरी रिपोर्ट है। दिखाए राहुल गांधी कि तेलंगाना के जातिगत सर्वे का कवर पेज कौन सा है, वो रिपोर्ट कहां है, कहां रखे हुए उसको ठंडे बस्ते में, ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। बिहार के जाति सर्वे पर सवाल उठा के आप तेजस्वी यादव को राजनीति के घेरे में ला सकते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगली बार जब आइएगा तो जातिगत सर्वे का जैसे रिपोर्ट हमने सार्वजनिक किया, उस रिपोर्ट को दिखाइए, कवर पेज उसका दिखाइए, ट्वीट करिए उस कवर पेज को। कहां है वो कवर पेज? तेलंगाना के जातिगत सर्वे की सच्चाई यह है कि हम तो 215 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर दी है, उनकी रिपोर्ट कहां? आकाश में, पाताल में, 9 ग्रह में कौन ग्रह पर है राहुल गांधी जी? यह देश की जनता को बताइए। तेलंगाना की चर्चा करते हैं, उसका कोई कवर पेज देखा है? रिपोर्ट का कोई सारांश या जातिवार आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है? अगर हुआ है तो राहुल गांधी को बताना चाहिए।
अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं तो पारदर्शिता कैसी? यह महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि वो तेलंगाना मॉडल की चर्चा करते हैं जिसकी रिपोर्ट का संग्रह ही जारी नहीं हुआ, उसको आज तक कोई देखा ही नहीं, तो वो रिपोर्ट का औचित्य क्या है? ये राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी को यह बताना चाहिए कि हम लोगों ने जातियों की सूची जारी की 214, हर जाति का कोड दिया, एक अतिरिक्त कोड अन्य के रूप में दिया गया। हे महाज्ञानी विदेश में ज्ञान प्राप्त करने वाले राहुल गांधी जी, यह बताइए कि तेलंगाना में कोई ऐसी सूची जारी हुई, कोई कोड जारी किया गया, कोई कोडिंग सिस्टम था? अगर था तो आप तो विदेश से ज्ञान लिए, विदेश में आपका ननिहाल है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के सदस्य हैं, तो आप दिखाइए कि कोडिंग सिस्टम वहां लागू हुआ था कि नहीं, और कितने जातियों की सूची आपने किस कोड के तहत उसको सन्निहित किया था, यह बताइए। अगर ये कोई सूची नहीं है, कोई कोडिंग सिस्टम नहीं है, तो उस रिपोर्ट की प्रामाणिकता क्या है? उसका कोई औचित्य है क्या? अभी बताया माननीय राजीव ने ये कि अल्पसंख्यक समुदाय का, अल्पसंख्यक में केवल वही नहीं आते हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों का हम लोगों ने वर्गीकरण किया, उनका सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के रूप में। तेलंगाना में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं हुआ। तो सच्चर कमीशन की वो रिपोर्ट क्या कहती है? राहुल गांधी जी, आपको बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, लेकिन आपने मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण करना भी मंजूर नहीं किया। ये कैसी जातिगत जनगणना थी? और हम ये जानना चाहते हैं, ईबीसी की संख्या क्या है तेलंगाना में, जरा बताइए। और तेलंगाना में जो मैं बिहार मॉडल से इसकी तुलना कर रहा हूं, जरा देखिए कितना भारी ज्ञानी पुरुष है, ही ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को आकर के। बिहार में हम लोगों ने बिहार और बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में भी जातिगत आंकड़े जुटाए। हमने ये पूछा कि रोजगार, शिक्षा के लिए अगर आप बाहर गए हैं तो इसकी जानकारी हमारे पास है, डेटा है हमारे पास, बिहार सरकार के पास डेटा है कि कोई गया राज्य के अंदर शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या और कोई कारण से, इसका तमाम डेटा हमारे पास, हमारे ये जो जातिगत सूची का जो हम लोगों ने आकलन जारी किया, आंकड़े जारी किए, वो सार्वजनिक हैं। हमने यहां तक पूछा, संपन्नता के दृष्टिकोण से देखा कि किस जाति के पास कितना लैपटॉप है, कितना दोपहिया वाहन है, चरपहिया वाहन है, किसके पास बैंक खाता, जमीन, टीवी, मोबाइल, यह है, इसके आंकड़े हमने जमा किए। तेलंगाना की रिपोर्ट में ये सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं, यह प्रश्न नहीं पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ? यह कैसी गणना है जो रोल मॉडल लेके घूम रहे हैं कि तेलंगाना मॉडल है, और तेलंगाना मॉडल जो बिहार का जाति सर्वे का हमारा जो प्रारूप था, उसमें हम इन चीजों की चर्चा किए। तेलंगाना कहता है कि हम दलित को 3 वर्गों में बांटे। अरे बहुत देर से ज्ञान हुआ आपको, बहुत देर से, चूंकि आपको ज्ञान होने में बड़ी समय लगता है, देर लगता है आपको जानकारी हासिल करने में। हम 2007 में ही काम कर चुके हैं, इनको 2025-24 में ज्ञान होता है। खैर, ज्ञान के मामले में तो आपका संगति है ऐसा लोगों से, इसलिए आपका कोई दोष नहीं है। संगति से गुण होता है, संगति से गुंजात। अब देखिए इनका जरा सा फर्जीवाड़ा, मैं सीधा आरोप लगाता हूं फर्जीवाड़ा का, आप लोग भी समझिएगा इसको। तेलंगाना में जरा ध्यान से देखिएगा, इतना सुंदर डेटा बनाया है, ये देश को देखना चाहिए इस पर, और कांग्रेस पार्टी के नजरिए पर सोचना चाहिए।
2014 से 2025 तक, 2014 में भी एक सर्वे हुआ था, समग्र कुटुंब सर्वे, ये वाईआरएस की पार्टी ने करवाया था, और 2025 में जातिगत सर्वे हुआ। तो 2014 में घर की संख्या 103 लाख, और 2025 में मात्र 12 लाख बढ़ा। जय हो। माने 14 से 25 तक 11 साल में हाउस होल्ड की संख्या बढ़ता है मात्र 11 लाख। आज जरा देख लीजिए, 2011 की जनगणना कहता है घरों की संख्या हुई 81 लाख, और 2014 में 20 लाख बढ़ गया, और 2025 में मात्र 12 लाख बढ़ा। मैंने प्रति वर्ष 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या के कारण हुआ? कोई आंकड़ा उसका दीजिएगा ना। हाउस होल्ड कैसे घट जाएगा भाई? इतना कम कैसे हो जाएगा? कभी इतना, कभी बढ़ रहा है प्रति घर जनसंख्या 4.22, 2014 में 3.57, उसके बाद 2025 में 3.22, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है 0.818। भाई क्या मतलब है इसका? ये पूरे तौर पर ये मैं एक नजीर दिया कि तेलंगाना मॉडल की चर्चा लोग करते हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी आपसे कि हम लोगों ने जो जाति सर्वे किया, जिस पर तो आप सवाल उठा रहे थे, अभी बताया तेलंगाना में कितने लोगों ने इस काम को किया? मात्र 94,863, और उसके सुपरवाइजर थे 9,668, और हमारे यहां 2,64,000 काउंट करने वाले लोगों को हमने ट्रेंड किया। 2 फेज में किया, ऐप के द्वारा किया, लेकिन तेलंगाना में कोई ऐप का इस्तेमाल नहीं। वही ओल्ड मॉडल फैशन तकनीक बना दिया जातिगत जनगणना को। हम ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। सारे डेटा को हमने एकत्र किया, किसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है, उसके आधार पर हमने रिपोर्ट जारी किया। लेकिन आपने यह कृत्य किया पुरानी तकनीक, ओल्ड मॉडल, मोतीलाल नेहरू वाला मॉडल चला रहे हैं। ये मोतीलाल में नेहरू मॉडल चलाएंगे ये, बताइए। और हमने जो किया तो ओबीसी का भी ये बताए, ओबीसी का गणना कम कैसे हो गया? जरा ये बताइए, हम जानना चाहते थे राहुल गांधी जी आपसे। 2014 में तेलंगाना में जो जातीय सर्वे हुआ था, उसकी तुलना में ओबीसी का जनसंख्या 21 लाख घट गया। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये तो गंगा जी जैसे उल्टी बहने की बात हो जाती है। आखिर यह जनसंख्या घट कैसे गया? ये आंकड़े बिल्कुल भ्रामक है तेलंगाना के अंदर में। और साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी कि आपकी जुबान को क्या हो गया था जब पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा हुई, जिसकी चर्चा उन्होंने माननीय राजीव जी ने किया। हमको इस बात का गौरव है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट के अंदर में आज जो जातिगत जनगणना की बात हुई 1994 में उसको उठाया। 2010 में, मैं डेट बता रहा हूं, 3 अगस्त 2010, 3 अगस्त 2010 को पार्लियामेंट में डिबेट हुआ। राहुल गांधी जी आप सदस्य थे सदन के, माननीय शरद यादव हो, माननीय मुलायम सिंह जैसे नेता हो, तमाम लोगों ने जातिगत जनगणना पर अपनी राय व्यक्त किया। लेकिन राहुल गांधी राजनैतिक रूप से कायर व्यक्ति सदन भी उस दिन नहीं गए, सदन नहीं गए। जातिगत जनगणना पर चूंकि बहस होनी थी, दिमाग राजनैतिक रूप से प्रदूषित था, सदन के अंदर नहीं गए, पार्लियामेंट नहीं गए
कि बोलने के लिए कहा जाएगा तो हमारे मन के अंदर तो दूसरा सवाल है। और अभी दरभंगा की घटना की चर्चा किया, मैं चर्चा उस पर ज्यादा नहीं करना चाहता था। ये कागजात हैं और दस्तावेज गलत नहीं बोलता। कार्यक्रम क्या है जरा ये सुन लीजिए। इनका कार्यक्रम है राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा दरभंगा में संविधान और सामाजिक न्याय लीडरशिप प्रोग्राम। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दलितों को लीडरशिप क्या दिया है, जरा बताइएगा आप। कांग्रेस को भी राज करने का मौका मिला है, अब भी राज कर रहा है। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है दलित समुदाय का व्यक्ति, उसका सेक्रेटरी होता है आईएएस। किसको लीडरशिप कहते हैं? दलित अध्यक्ष है दलित समुदाय का व्यक्ति और उसका सेक्रेटरी है भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी। कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या यह व्यवस्था कायम है? कितने दलितों को आपने पंचायती राज में हिस्सेदारी दिया? हम तो एक सामान्य उदाहरण बता रहे हैं आपको कि दलित लीडरशिप किसको कहते हैं, ये आप हमको ज्ञान दीजिएगा, उन दलित समुदाय के बच्चों को ज्ञान दीजिएगा जिनके पुरखों ने अपमान सहा और नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मान दिया। आज दलित समुदाय का व्यक्ति अगर प्रमुख हो गया तो उसका सेक्रेटरी है बीडीओ। आई का तो देने आए हैं सम्मान देने के लिए लीडरशिप का। इससे बड़ा नजीर और क्या होगा? 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, लीडरशिप ही समझा रहे हैं। लीडरशिप बिहार में समझाने के लिए आए हैं दलित समुदाय के बच्चों को। जो दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये सारे लोग वहां रहते हैं, राष्ट्रीय झंडा के साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति को सैल्यूट करते हैं। ये दलित का सशक्तिकरण का मॉडल हमारा है। जरा बताइए राहुल गांधी जी, दलित के घर में भोजन करने का तो आप राजनीतिक प्रपंच कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय झंडा दलित के हाथ में हो और वहां का चीफ मिनिस्टर और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं, ये दलित का सशक्तिकरण है ना। दलित का लीडरशिप किसको कहते हैं? लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करना किसको कहते हैं? आप ज्ञान देने गए थे तो बताइए ना कि कांग्रेस शासित प्रदेश में कहां कहां दे रहे हैं। और जब देश का प्रथम नागरिक का चयन हो रहा था, बिहार के महामहिम थे रामनाथ कोविंद, बिहार के राज्यपाल थे। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह नहीं था, गठबंधन नहीं था। हमने कहा कि दलित समुदाय का व्यक्ति और बिहार के महामहिम को यह मौका मिला है तो हम उनका सम्मान करेंगे। आप रामनाथ कोविंद जी के साथ खड़े थे। क्या दलित देश का प्रथम नागरिक बने? यह आपको मंजूर था? अगर मंजूर रहता तो नीतीश कुमार जैसा कलेजा रहना चाहिए राजनीति में। कहा कि नहीं, गठबंधन की बात अलग है। अगर दलित व्यक्ति को यह मौका मिल रहा है, बिहार में काम करने वाले महामहिम को यह मौका मिल रहा है, तो हम राजनीतिक गठबंधन से इतर हम देश के प्रथम नागरिक के रूप में दलित बैठे, इसके लिए हम लोगों ने समर्थन किया। यह दलित लीडरशिप होता है। दलित लीडरशिप के प्रति यह सम्मान होता है। और हम नहीं जानते राहुल गांधी जी आप क्या करते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ इतना जरूर अंतिम में कहूंगा कि राजकीय कल्याण छात्रावास जो हमने बिहार में बनाया है और जो दलित छात्र जिसको जो सरकार के द्वारा जो उनको सुविधाएं दी गई है, जरा कृपा करके बता दीजिए कि दलित छात्राओं को आप कौन कौन सी आपके सरकार में कौन कौन सी सुविधा आपने दिया है, यह जरा बता दीजिए। और माथे पर कलंक का टीका है आपका। माननीय राहुल गांधी जी, यह बताइए, देश के अंदर में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवंटित राशि 14,000 करोड़ को डाइवर्ट कर दिया। दूसरे मुद्दों में, दूसरे विभाग में उसको ट्रांसफर कर दिया। दूसरी योजनाओं में देश में नंबर 1 है ये कितने बड़े दलित विरोधी लोग हैं, इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि 14,000 करोड़ देश भर का सबसे टॉप किए हैं ये 14,000 करोड़ रुपया। तो जरा सा अगली बार जब आइएगा तो खाली संविधान का कॉपियां मत ले आइए, तेलंगाना वाला जरा जाति सर्वे का रिपोर्ट वो लेके चलाइए। लुक्का छिपी का खेल कर रहे हैं। तेलंगाना की रिपोर्ट कहां है? और अगर आपने ये आवेदन दिया, दरभंगा में पैसा जमा किए थे, तो मदन मोहन झा के अध्यक्ष से हटा दिए थे, आप मानो करिएगा आप, तो उनसे आवेदन काहे दिलवाए टाउन हॉल के लिए? टाउन हॉल के लिए उनसे आवेदन क्यों दिलवाया? जब कार्यक्रम ही नहीं करना था वहां, तो वहां मदन मोहन झा जी से ही, इसीलिए कि वो शिक्षा से जीत के आते हैं, टीचर के से जीत के आते हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, मिथिलांचल के नेता हैं, मिथिलांचल के रहने वाले हैं, तो उनका राजनीतिक अपमान कर दीजिएगा आप, इसीलिए कि आप बड़े नेता हैं। अगर आपको मीटिंग टाउन हॉल में नहीं करना था तो ये रसीद अब पुर्जा काहे कटवा रहे थे? क्या औचित्य था इसका? इसलिए हम सलाह देंगे कि बेचैन मत होइए, बिहार में तड़पते रह जाइएगा। दलित के हर घर में एक ही आवाज है, 25 से 30 एनडीए और फिर से नीतीश। धन्यवाद। धन्यवाद आप सब लोगों का। अब अकेले अकेले कुछ नहीं होगा भाई, हम थक गए।